यूपी में कालेधन पर छापेमारी को लेकर बड़ी खबर है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के ठिकानों पर जारी छापेमारी आज ही रात को खत्म हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक मकान के तहखाने से 19 करोड़ रुपए कैश और सोना चांदी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि रात को 1:30 बजे तक ये छापेमारी चली है। 1:30 बजे तक ये पूरी छापेमारी खत्म हो पाई। आपको ये भी बता दें कि लगभग 19 करोड़ रुपए कैश तहखाने से बरामद किया गया है। साथ ही साथ अधिकारियों ने बताया कि वहां से काफी ज्वेलरी भी बरामद की गई है। तो सोने चांदी के साथ 1.5 करोड़ रुपए तहखाने से बरामद किए गए हैं और रात 1:30 बजे तक चली है ये छापेमारी। तो कानपुर में जो छापेमारी हुई थी उससे अलग है ये कन्नौज की छापेमारी। पैतृक घर पर छापेमारी की गई थी। वहां पर भी बड़ी रकम पीयूष जैन के घर से बरामद की गई है। तो कानपुर के बाद कन्नौज में शुरू हुई छापेमारी कल रात 1:30 बजे तक चली है। कैश और बाकी के सामान का हिसाब पूरा रखने के बाद ऑफिसर्स की टीम रात करीब 3 बजे के बाद पीयूष जैन के घर से बाहर निकल आई। छापेमारी की इस कार्रवाई को आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने मौके पर करीब से देखा। का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहां से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहां से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहां से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था। रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी और हम अभी उसके ठीक पीछे जा रहे हैं जानने कि आखिर क्या चीजें हैं, बॉक्सेस में क्या है, वो हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काफी भारी बॉक्सेस लगते हुए जो कंधों पे रख के यहां से एक वैन में भरे जा रहे हैं। 1:30 बजे का समय और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें देखिए परफ्यूम्स कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम और अभी भी अनसुलझी पहेली। 2:55 का समय और आज तक मौजूद है ग्राउंड पर कन्नौज पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स अभी रेड खत्म हुई है, सीजर खत्म हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी टीम अब बाहर निकली है और इन गलियों के रास्ते से ये अब दूसरी स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं। पूरी टीम के पास काफी सामान भी मौजूद था। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि क्या मिला है। उनके बेटे ने भी आज तक से बातचीत करी और कहा कि किस तरह से, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बेटे ने भी बातचीत करी हमसे और बेटे ने कहा कि वो जस्टिस चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं बोला है, बट एक बात क्लियर है, एविडेंट है कि अब ये मसला एक तरह से पॉलिटिकल बन गया है। कैमरामैन कंक्लूड कर लिया है। यहाँ पर जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने DRI को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया है। आगे का प्रोसीजर क्या होगा? आगे का प्रोसीजर अब इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है, जो आगे चले। कितना टोटल रिकवर किया आप लोगों ने, गोल्ड प्लस कैश? जो गोल्ड कानपुर में मिला था वो कानपुर का अलग से है। यहाँ को हमको 19 करोड़ गोल्ड मिला, 19 करोड़ कैश मिला है जो हमने SBI में डिपॉजिट कर दिया। गोल्ड सबसे बड़ी रिकवरी है। हाँ, एज पर जैसे भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है ये बिगेस्ट कैश रिकवरी है। आप लोगों से साइन ढूंढना कितना मुश्किल था? साइन तो विटनेस के तौर पे बनाए हम लोगों ने। सर कैश ढूंढना कितना मुश्किल था? आसानी से मिल रहा था कि बड़ी कोशिश? नहीं, बहुत कोशिश से उन लोगों ने ढूंढा। मदद की उन लोगों ने कि जो अंदर परिवार के लोग थे, कुछ बताया कहाँ पर क्या है? नहीं, वो तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं, उसके लड़के को तो बच्चों को कुछ नहीं पता। नहीं, वो तो लोग यहाँ रहते ही नहीं। बच्चे परेशान थे अंदर जब कार्रवाई हुई। आपने देखा वो कैसे उन्होंने पता लगाया? वो तो वो अपना छानबीन कर रहे थे। हम लोग उसके लिए तोड़ेंगे तो परमिशन ली, उससे तोड़ा। उसको कौन सी समय सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड? कैश कहाँ से बरामद हुआ था? अंडरग्राउंड में, फर्स्ट फ्लोर पे है। कितने? महात्मा गांधी को अपशब्द कहने का आरोपी कालीचरण महाराज अब तक कानून के शिकंजे से बाहर है। FIR के बावजूद कालीचरण महाराज दोबारा वीडियो जारी करके कहता है कि बापू को गाली देने का अफसोस उसे है ही नहीं। जो धर्म के चिराग तले अपशब्दों का
अंधेरा फैलाता है। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाला, सत्यानाश हो जाएगा अगर राजा कट्टर हिंदूवादी नहीं बिठाया। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को। उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गदवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथुराम गोडसे जी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण महाराज की न तो सोच बदली है और न ही जुबान। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए। रायपुर में एफआईआर दर्ज होने के बाद कालीचरण महाराज ने एक वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें महात्मा गांधी को गाली देने का कोई अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथुराम जी गोडसे हैं। रविवार को रायपुर में धर्म संसद कार्यक्रम में मंच से कालीचरण महाराज ने गांधी जी को अपशब्द कहते हुए इसी तरह से गोडसे का गुणगान किया था। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47वें कब्जा लिए भैया। दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। कालीचरण महाराज के इस बयान के बाद देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि ये कैसा साधु है जो इतनी नफरत से भरा हुआ है। हर धर्म में माफी की अहमियत बताई गई है। अपनी गलती पर माफी न मांगना अहंकार और अज्ञानता की निशानी है। अफसोस धर्म के नाम पर जहर फैलाने वाले कालीचरण महाराज इतना सबक भी याद न रख पाए। आज तक ब्यूरो। नए साल में दुनिया पहली बार $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। ज्यादा मालामाल होती इस दुनिया के बीच भारत भी अगले साल जोरदार तरक्की करने के लिए तैयार है। CBR की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भारत का सफर अगले साल से शुरू हो जाएगा। कोरोना काल ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा रखी है, लेकिन अब डिजिटल माध्यमों और सावधानी के साथ कोरोना के संग जीने का तरीका भी दुनिया सीखने लगी है। ऐसे में अब भले ही ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया के कुछ देशों में तीसरी लहर शुरू हो गई हो और भारत में इसके आने का खतरा गहराता जा रहा हो, फिर भी इकोनॉमी को पहली लहर के बराबर खतरा होने की आशंका नहीं है। ऐसे में कोरोना की वजह से 2020 और फिर 2021 में बिगड़े आर्थिक समीकरण फिर से पटरी पर लौटने के लिए नए साल में तैयार हैं। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट 2022 में पहली बार $100 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव दुनिया में देशों की आर्थिक रैंकिंग में लाने के लिए 2022 तैयार है। CEBR के मुताबिक अगले साल फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत फिर से दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके बाद 2023 में भारत ब्रिटेन को 5वें स्थान से बेदखल करने के लिए तैयार है। इसी रफ्तार के साथ दौड़ते हुए 2031 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। CEBR के मुताबिक मौजूदा दशक के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा साबित होने जा रही है। अमेरिका में महंगाई 6.8% हो गई है, जो चिंता का कारण है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि दुनिया महंगाई से कैसे निपटती है। CEBR ने आशंका जताई है कि अगर चीजें कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तो फिर दुनिया को 2023 या 2024 में मंदी के लिए तैयार रहना होगा। CEBR का कहना है कि अगर पॉलिसी मेकर्स महंगाई से नहीं निपट पाते हैं, तो कोविड-19 के असर के घटने के बाद से शुरू हुई आर्थिक रिकवरी प्रभावित होगी और इकोनॉमी को मंदी से बचा पाना मुश्किल होगा। बहरहाल इस बीच CEBR ने कोरोना की वजह से आर्थिक रैंकिंग में हुए बदलाव पर जो अनुमान लगाए हैं, उनके मुताबिक अब चीन अमेरिका को 2028 की जगह 2030 तक पीछे छोड़ पाएगा। यानी कोरोना की वजह से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने का चीन का सफर पहले के अनुमान के मुकाबले
2 साल लंबा हो गया है। इसके अलावा भी कई और देशों की आर्थिक रैंकिंग का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। CEBR के मुताबिक जर्मनी 2033 में इकोनॉमिक आउटपुट में जापान को पीछे छोड़ देगा। इंडोनेशिया 2034 तक 9वीं पोजीशन पर आ सकता है और 2036 तक रूस टॉप 10 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। यानी अगले साल से दुनिया के देशों का आर्थिक आधार बदलने की शुरुआत होगी और इसका बेस भी तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब अनुमान तभी सटीक साबित होंगे जब आर्थिक माहौल में सुधार होगा। अगर कोरोना जैसा कहर फिर से टूटा या फिर महंगाई बेकाबू हुई तो फिर ये सब अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत नजर आने लगी है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले अब तक बढ़कर 650 से ज्यादा आ चुके हैं। हैदराबाद में नए वेरिएंट के 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई और इसी के साथ वहां हड़कंप मच गया। तो वहीं केरल की ही बात करें तो ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या वहां 64 पर पहुंच चुकी है। नए साल के जश्न और रैलियों में जुटती भीड़ कोरोना के खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के पहले 100 केसेस 15 दिन के भीतर आए थे। 100 को 200 केसेस होने में 4 दिन और लगे और अगले 6 दिन के भीतर ये केसेस हो गए 600 के भी पार। इसी को देखते हुए सरकार 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि 15 साल से छोटे बच्चों का क्या, उन्हें कब वैक्सीन लगेगी? ये चिंता 35 करोड़ बच्चों के माता पिता को खाई जा रही है। सॉरी, अभी ना ट्राई किया था इसलिए उतर गया हूँ। गाड़ी से उतरे मास्क के देख रहे हैं। अभी वो उनसे पूछा था, वो बेच के देते ना, क्या बोलते हैं, पर्सन से बचा मास्क के लिए, उनसे पूछा था। अभी जैसे मास्क के लिए कोरोना को लेकर डर लगता है? क्यों नहीं लगता? सबको डर लगता है, क्यों नहीं लगता है डर? अभी गाड़ी से उतरे, अभी तो मास्क ले रहे थे। देश में कोरोना को लेकर ये लापरवाही बच्चों को कैसे भारी पड़ सकती है? बिना मास्क पहनकर खरीदारी करने की होड़ कैसे छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना सकती है? कोरोना को लेकर टूटते ये नियम भारत के 30 करोड़ बच्चों के लिए कैसे हानिकारक साबित हो सकते हैं? देश का कोई भी इलाका या फिर शहर हो, कोरोना को लेकर डर हवा हो चुका है। लोगों की ये लापरवाही देश के छोटे छोटे मासूम बच्चों को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। आप पूछेंगे कैसे? ये समझने के लिए आपको अमेरिका चलना होगा, जहां पर ओमिक्रॉन की चपेट में आकर छोटे छोटे बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। पीडियाट्रिक वार्ड्स ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों से भर गए हैं, खासकर न्यूयॉर्क में। अमेरिका में रोज 2,14,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता को बच्चों के संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ा दिया है। न्यूयॉर्क में 5 से 19 दिसंबर के बीच जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए, उसमें आधे मरीज 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूयॉर्क में सिर्फ 16% बच्चों का टीकाकरण है। शुरुआत में माना गया कि बच्चे बिना वैक्सीन के ही कोरोना को हरा सकते हैं, उनके लक्षणों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है। शायद इसीलिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में इनका नंबर सबसे बाद में आया। भारत ने पहले 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और हेल्थ वर्करों को टीका लगाया, फिर इस सीमा को घटाकर 45 साल और 18 साल कर दिया। अब भारत में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन का कवच कब मिलेगा, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। न्यूयॉर्क की इस तस्वीर में आप कोरोना का टेस्ट और वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ देख सकते हैं। इसमें आपको छोटे बच्चे भी मिल जाएंगे जो अपना रैपिड टेस्ट करवाने के लिए अपने परिजनों के साथ आए हैं। अमेरिका में लगातार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ओमिक्रॉन बड़ी संख्या में बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इसके कारण बड़ी संख्या में बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या 4 गुना तक बढ़ी है। भारत जैसे देश के लिए यह आंकड़ा इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि हमारे देश में करोड़ों बच्चे बिना मास्क और सुरक्षा के ओमिक्रॉन के संक्रमण में घूम रहे हैं। आपके सामने कोलकाता की तस्वीर है, जहां चिड़ियाघर का वीडियो देखकर आप
बच्चों पर ओमिक्रॉन के मंडराते खतरे को अच्छे से समझ पाएंगे। कोलकाता के जू की इन तस्वीरों में आपको 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का नियम ढूंढे नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन तस्वीरों में दिखने वाला हर एक बच्चा भी मास्क की सुरक्षा से दूर है। ये देखिए, इस भीड़ में कई बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें मास्क लगाया भी नहीं जा सकता। अब सोचिए, जो ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा संक्रामक है, वो इन बच्चों को क्यों पहले शिकार नहीं बनाएगा जिन्हें अभी वैक्सीन तक नहीं लगी है। यानी लोगों का इस तरह से अपने बच्चों को लेकर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच घूमना उनके बच्चों के लिए खतरनाक माना जा सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का अनुभव कहता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित बच्चों में अस्पताल जाने का खतरा 20% ज्यादा हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम 5 से 11 साल के बच्चों में संक्रमण का खतरा 2 गुना पाया गया। ओमिक्रॉन जो फैलता है वो एक से दूसरे को फैलता है, तो यदि पेरेंट्स अपने को खुद को ओमिक्रॉन से बचाए तो हमेशा बच्चों तो नहीं रहेंगे, और बच्चों को स्कूल में भेजने के पहले मुझे लगता है वैक्सीनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चा जरा भी बीमार है तो उसको स्कूल में मत भेजो, और स्कूल शुरू करने के पहले या आमतौर पर पूरा स्कूल चालू करने पर जितना जल्दी अपन वैक्सीनेशन देंगे उतना अच्छा है। तो प्लीज वैक्सीनेट योर चिल्ड्रन एज अर्ली एज पॉसिबल। और गवर्नमेंट को, मुझे तो मालूम है उनको कि इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास, वैक्सीन तैयार है, वैक्सीन जल्दी से जल्दी दे दो। ट्रायल्स भी हुए हैं, अभी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने वैक्सीन देना, ये गवर्नमेंट का और डॉक्टर लोगों का एक कर्तव्य है, और यही बच्चों को बीमारी से बचाएगा। तक जो केसेस जो देखने में आए हैं ये हो रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं सराउंडिंग्स को या किसी दूसरे कोरोना पेशेंट्स को, उनमें चांसेस है कि ऐसे बच्चों में जो है कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट की इन्फेक्शन होने के चांसेस में है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है ओमिक्रॉन का इन्फेक्टिविटी बच्चों में होना जो है एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। ऐसे ही वैक्सीनेशंस अवेलेबल होते हैं, उनको भी वैक्सीनेशंस लगा देना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ वैक्सीनेशन उनके नॉर्मली जो ड्यू है, कोरोना छोड़ के जो वैक्सीनेशन ड्यू है, वो भी वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, सो दैट वो एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रह सके। तो कोरोना के नए वेरिएंट के लिए बच्चे आसान शिकार इसीलिए है क्योंकि उन्हें वैक्सीन का सुरक्षा चक्र नहीं मिल सका है। घर में बंद बच्चों की इम्यूनिटी कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में इतनी कारगर नहीं है। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके परिवार के बड़े सदस्य इस महामारी से जुड़े नियमों का पालन करें, तभी अमेरिका जैसे हश्र से बचा जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। भारत में सिर्फ 61% वयस्कों को कोरोना की दोनों डोज लगी हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी ऐसी है, ऐसे परिवार हैं जिनके ऊपर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा है। और अगर परिवार के बड़ों को खतरा है तो फिर बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे? उनका वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हुआ, जबकि आज ही कोरोना की 2 और वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है। भारत में 18 साल से कम उम्र के 42 करोड़ 40 लाख बच्चे हैं। इसमें 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 7 करोड़ 40 लाख है, जिन्हें सरकार वैक्सीन लगवाने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी 35 करोड़ बच्चों का क्या? जिन्हें कोरोना और उसके वेरिएंट से बचाने वाली वैक्सीन कब लगेगी, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। यही वो आंकड़ा है जो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में बच्चों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की खबर से बहुत अहम हो गया है। सवाल यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों का क्या होगा, उन्हें कब टीका लगेगा? कोरोना की पहली लहर में RT-PCR टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई थी। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 25.3% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। यही वजह है कि तीसरी लहर की जब भी बात हुई तब जानकारों ने बच्चों के लिए इसे पहले से ज्यादा घातक बताया, क्योंकि अगर परिवार में संक्रमण फैलेगा तो बच्चे इसे अछूते नहीं रहेंगे। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने पहली बार 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।
3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं के आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार ने फिलहाल बच्चों और किशोरों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। बच्चों को टीका लगाकर कोरोना के गंभीर इन्फेक्शन से उन्हें बचाया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्कूल खोलने में प्रशासन को आसानी होगी। भारत में अब तक 61% वयस्क आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, यानी देश की एक बड़ी आबादी फुल वैक्सीनेटेड नहीं है। ऐसे लोगों के आसपास रहने वाले बच्चों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इसीलिए बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की जरूरत है। जो नियम पहले बनाया गया था कि 4 व्यक्ति तक एक परिवार के लोग एक मोबाइल फोन पर 4 व्यक्तियों तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्होंने जैब्स ले चुके हैं और उनको अगर जोड़ना है अपने बच्चों को तो कोई उसमें समस्या नहीं है। तो 4 तक चाहे कोई भी उनको बच्चों को जोड़ सकता है। और अगर मान लीजिए पहले से 4 सदस्य पूरे हो चुके हैं तो एक नए मोबाइल फोन पर बच्चे भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, उनको वही वैक्सीन लगाई जाएगी जिनका अप्रूवल हमारे जो रेगुलेटर हैं उन्होंने दे दिया है बच्चों के लिए। भारत में कोरोना का पहला केस करीब 2 साल पहले मिला था। इसके बाद मार्च में लॉकडाउन के बाद से कोरोना की बंदिशों का सिलसिला अब भी जारी है। लोग थक चुके हैं और वैक्सीन की दोनों डोज से वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह करने के लिए नए तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। जो मास्क नहीं लगाएगा, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, वैक्सीन नहीं लगवाएगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं कोरोना का राक्षस, मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। दिल्ली में लोगों को मास्क पहनने के बारे में याद दिलाना पड़ रहा है। इस रिक्शे वाले के पास तो मास्क ही नहीं था, इसी तरह वो भीड़ के बीच चल रहा था। कोरोना के संक्रमण को सभी को वैक्सीन और मास्क लगाकर ही खत्म किया जा सकता है। जब तक ये नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हमेशा कोरोना और उसके नए वेरिएंट के खतरे की जद में होंगे। भारत से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन पहले ही शुरू हो चुका है। इनमें अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जैसे क्यूबा और वेनेजुएला में 2 साल की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वहीं चीन में 3 साल से ज्यादा और अमेरिका और इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत करीब 20 से ज्यादा देशों में 12 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो बच्चों को प्रोटेक्शन अगर अच्छे से मिल गया कोरोना के वैक्सीन के थ्रू, क्योंकि बच्चे जो है एक तरह से जो है स्प्रेडर भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं। अगर वो बच्चे जिसको इन्फेक्ट हो गया है और वो किसी बड़े के बुजुर्ग के कांटेक्ट में आ गए तो ये उनको वायरस दे सकते हैं। इसलिए बच्चों का प्रोटेक्शन होना थ्रू वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सो दैट वो आगे चल के किसी को फैलाए ना और वो खुद भी इससे वैक्सीनेशन से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो अधिकतर देशों में 5 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। WHO भारत की कोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। लेकिन अब तक सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी है। मगर अमेरिका में जिस तरीके से अस्पताल बच्चों से भर गए हैं, वहाँ हेल्थ वर्करों की कमी पड़ी है। उससे सवाल उठता है कि भारत तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए आखिर कितना तैयार है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।